Hello, my dear students. Today, in our YouTube channel, Learning with Aradhana Ma'am, I am going to discuss power sharing. You all are familiar with the power and sharing. Okay. But why should we share the power? Is it essential, necessary, or what are the benefit, advantages of power share? Each and everything I will discuss because we know the power and पावर शेयरिंग ओके बट इसके फायदे क्या और क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग दिस वी विल डिस्कस ओके विदाउट वेस्टिंग टाइम I want to inform you power sharing chapter is in your political science 10th standard political science book very first chapter okay in your book in your chapter power sharing there is example of two country one is from the Europe that is Belgium and other is from Asia that is our neighboring country Sri Lanka okay so what was the ethnic composition of these two countries we will discuss and how they solve how they tackle this problem and solve the problem we will discuss in this video okay beta so moving towards the Belgium is in the Europe okay that is a very small country area you can say similar to the Haryana but population is quite less to Haryana its neighboring country Netherlands, France, Germany, Luxembourg. Okay, but the problem is ethnic composition. Country is quite small. हमारी स्टेट हरियाणा है ना उतनी बिल्कुल छोटा but ethnic composition is not small. It's quite complex. कितना 59% जो है वो डच स्पीकिंग है 40% है फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग है गेटिंग माई थिंग मूव टू द बोर्ड हाँ जी 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच स्पीकिंग है 40% जो है विलोनिया रीजन दैट इज फ्रेंच स्पीकिंग एंड 1% जो है जर्मन स्पीकिंग 1% तो छोड़ दो वो क्या करेंगे बेचारे रहेगी बात 59 और 40% की ओके दैट वी विल डिस्कस ओके नाउ मूव टू द कैपिटल ये तो पूरे कंट्री की होगी बात कि 59% क्या है डच स्पीकिंग 40% कितने हैं फ्रेंच स्पीकिंग और 1% है जर्मन स्पीकिंग नाउ वी आर मूविंग टू द बेल्जियम कैपिटल दैट इज ब्रसल्स ब्रसल में सिचुएशन जो है ऑपोजिट है इससे पूरे कंट्री में मेजोरिटी किनकी है डच स्पीकिंग में बट कैपिटल में मेजोरिटी किसकी है फ्रेंच स्पीकिंग की वो भी कितने हैं 80% और जो पूरी कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में है माइनॉरिटी में वो भी कितने सिर्फ 20% इसलिए द सिचुएशन वाज मोर एक्यूरेट मोर टेंस इन द कैपिटल क्योंकि आई वांट टू टेल यू व्हाई बिकॉज जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग है वो थे quite powerful and rich people as comparatively to the Dutch speaking. Dutch speaking के comparatively French speaking जो थे वो powerful भी थे, rich भी थे और wealthier भी थे. इसलिए 80% जब कैपिटल में हो गए rich, powerful, okay, और 20% डच की क्या चलती है उनके सामने गेटिंग माई थिंग जो पूरे कंट्री में सो ये सिचुएशन जो थी वो बहुत ज्यादा ग्रिम थे बहुत ज्यादा जो डच स्पीकिंग थे उनके मन में नाराजगी रोष गुस्सा भी था कि वी आर इन द मेजॉरिटी बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी कंट्री कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट एज कंपेरेटिवली टू द फ्रेंच जो है वो बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट मिल रहे हैं और वो बहुत ज्यादा वेल्थियर डे बाय डे मोर हो रहे हैं बट लेटर ऑन उनको भी मिले बट आफ्टर 50s 60s सो बट पहले बहुत ज्यादा सिचुएशन ये टेंस रहती थी स्पेशली इन 1950s एंड 60s में ओके ये स्पेशली कैपिटल में आई टोल्ड यू कि डच वर इन द मेजोरिटी 59% बट जो माइनॉरिटी 40% थे दे वर क्वाइट रिच एंड पावरफुल पीपल ओके एंड गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट बाद में डच स्पीकिंग को भी मिले कैसे मिले हाउ
that we will discuss later on. This was the situation of Belgium. Now we are moving to the second country, that is in Asia and neighboring country of India and southernmost tip में near Tamil Nadu में श्रीलंका. ओके, श्रीलंका जो है गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948. ओके, अब इसमें एथनिक कंपोजिशन देखो, 74% सिन्हला स्पीकिंग पीपल थे और 18% तमिल स्पीकिंग. तमिल स्पीकिंग भी दो तरह के थे, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल. श्रीलंकन तमिल जो मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग श्रीलंका में रहते आ रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं. ओके, ये 13% थे. बाकी जितने तमिल थे वो इंडियन तमिल्स थे. इंडियन तमिल कैसे, काफी इंडियंस को तमिलनाडु से ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडेंचर्ड लेबर बनाकर ले गई थी वहां पे प्लांटेशन पे काम करने के लिए. ओके, लेबर बना के ले गए, बाद में उन्होंने उसी कंट्री को अपना कंट्री मान के वहीं पे सेटल हो गए. जो तमिल रह रहे हैं उनके फोर फादर्स, दादे परदादे जिसको हम लोग कहते हैं, वो वहीं पे फिर सेटल हो गए. जब ब्रिटिशर्स उनको जबरदस्ती लेके आए, बाद में उसी कंट्री को उन्होंने अपना कंट्री मान लिया. ओके, अब इंडिपेंडेंट हुआ श्रीलंका 1948 में. 74% सिन्हला है स्पीकिंग पीपल और 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ. ओके, और ये जो है इलेक्शन हुए वहां पे, दैट इज वेरी मच क्लियर कि जिसकी मेजोरिटी है वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा. तो सिन्हला थे, 74% मेजोरिटी में, उन्हीं का कैंडिडेट जीता, उन्हीं की गवर्नमेंट बनी और होते होते उन्होंने अपनी मेजोरिटी, वी आर इन द मेजोरिटी, तो मेजोरिटेरियन की चलेगी. ओके, जो बहुमत में है मतलब उन्हीं की चलेगी. ये शो करना शुरू कर दिया कि इट्स आवर कंट्री नॉट योर्स. तमिल वालों को इग्नोर. अब इतना भी करते करते उनसे सब्र नहीं हुआ, उन्होंने लॉ बना दिया. क्या, आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू कि सिन्हला का बौद्धिस्ट रिलीजन है और तमिल्स का हिंदू और मुस्लिम थे और 7% क्रिश्चियंस. ओके, अब ये सिन्हला की गवर्नमेंट बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये ले आए 1956 में, एक्ट उन्होंने पास कर दिया, लॉ पास कर दिया. क्या किया कि सिन्हला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. कंट्री की एक ही लैंग्वेज है ऑफिशियल, वो है सिन्हला, यानी कि तमिल कुछ नहीं है. सेकेंडली, बौद्ध रिलीजन को ही प्रेफरेंस मिलेगी, बौद्ध रिलीजन को ही वो मानेंगे. और इससे भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह पे सिन्हला को प्रेफरेंस दी जाने लगी. मेनली उन्हीं को जॉब मिलनी. ओके, हर जगह पे प्रेफरेंस सिन्हला. तमिल्स वर टोटली इग्नोर्ड. इग्नोर करते करते उनकी इंसल्ट भी स्टार्ट हो गई. बट ये कब तक चलता? सो बहुत से मूवमेंट स्टार्ट हो गए, बहुत से मूवमेंट्स तमिल्स ने निकालने शुरू किए और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई तमिल्स की. ओके, क्योंकि तमिल्स को सिन्हला बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे और अपनी कंट्री में हैं ये सिटीजन, उनको कोई राइट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे थे. सो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज बन के 1980s तक आते आते कितनी ही एक इंडिपेंडेंट बनी पॉलिटिकल पार्टीज ने. इन्होंने तमिल इल्लम की डिमांड कर दी. तमिल इल्लम जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है जहां पे मेजोरिटी थी तमिल्स की, वो इनको इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो, यानी कि कंट्री दे दो. अगर आपने कोई हमें राइट नहीं देना, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी, कोई हमारी केयर नहीं, तो वी वांट इंडिपेंडेंट स्टेट. ओके, तमिल इलम नाम से ये मूवमेंट चला और सिविल वॉर स्टार्ट हो गई. आस्क टू योर पेरेंट्स प्रभाकरन, गुरिल्ला फॉर टेक ट्रीज कह लो, सुसाइड बम्बर, आत्मघाती बम जिसको कह ले. हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी भी इसी के कारण यूक्रेन के बम ब्लास्ट में मारे गए थे, असैसिनेट हुए थे. सो ये सिविल वॉर वहां पे स्टार्ट होगी.
जब एक कम्युनिटी दूसरे को एकदम इग्नोर कर रही है, इंसल्ट कर रही है, कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, कंट्री से निकालने पे तुली है, तो सिविल वॉर स्टार्ट होगी। ओके, श्रीलंका में। बट फिर ये बड़ी जल्दी संभल गए, क्योंकि कंट्री को बहुत ज्यादा, हमारे जम्मू कश्मीर में एक इकोनॉमिक, आपको पता है इकोनॉमिकली कितना बैकवर्ड चला गया। यही वहां पे हालात सही होते तो इकोनॉमिकली कितना प्रॉस्पर रिच स्टेट होता हमारा जम्मू कश्मीर, क्योंकि टूरिज्म पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसको हेवन ऑन द अर्थ कहा जाता है। ओके, सो ये जो है किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में जब डिस्टर्बेंस ऐसे हो जाती है, वहां के लोगों को भुगतना पड़ता है, और कंट्री भी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बहुत इफेक्ट पड़ती है। जब श्रीलंका ने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, कैसे किया आई विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। तो क्या हुआ, अब श्रीलंका जो है एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी आगे है। ओके, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी इंडिया से, किस तरह से, कैसे, वी आर गोइंग टू discuss about that. Take the screenshot, and second part we are discussing after some time. Okay, take the screenshot. Okay beta, we have discussed about the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. We have also discussed how Sri Lanka tackled with the एथनिक कंपोजिशन, और कैसे सिविल वॉर वहां पे हो गया, और कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थ्रेटन। सेट बैक लगा, और फिर वापस श्रीलंका को मानना पड़ा कि सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बेल्जियम। वहां पे भी जो गवर्नमेंट थी उसने रिस्पेक्ट की एग्जिस्टेंस की, जो भी एथनिक कंपोजिशन है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की, रिलीजन्स की और लैंग्वेजेस की। प्रॉपर क्या है, अकोमोडेशन देना पड़ेगा, तभी कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगा। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडल। जो बेल्जियम मॉडल है वो पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल है कि कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद एथनिक कंपोजिशन वाज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट पीस, प्रॉस्पेरिटी से कैसे काम, और वर्ल्ड के लिए कैसे एग्जाम्पल बन गया, स्पेशली यूरोपियन यूनियन, हाउ दैट मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने कैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो थे एथनिक कंपोजिशन में, उनको किस तरह से अकोमोडेट किया। द वेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जो थी वहां पे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जितने भी कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस है, इक्वल इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू देम, हर एक को। किसी को इग्नोर नहीं, किसी को पीछे नहीं रखा जाएगा। इसलिए दैट्स व्हाई दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट 4 टाइम्स फ्रॉम 1970 टू 93। उन्होंने क्या किया, अमेंड किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार, ताकि हर एक को अकोमोडेट किया जाए और पीस, प्रॉस्पेरिटी रहे कंट्री में, जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन्स की डाइवर्सिटीज है। सो वेरी फर्स्ट जो उन्होंने अमेंडमेंट किया है, सम ऑफ द एलिमेंट, कुछ एक एलिमेंट बेल्जियम मॉडल के वी आर गोइंग टू डिस्कस। द वेरी फर्स्ट इज नंबर ऑफ, सबसे पहले जो गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो, उसमें मिनिस्टर सेम रहेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग भी और डच स्पीकिंग भी। जो 59 और 40 का चक्कर खत्म, इक्वल मिनिस्टर रहेंगे गवर्नमेंट में, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के। एंड ये इसलिए किया गया कि कोई भी मेजॉरिटी में ना रहे लैंग्वेज का मिनिस्टर, और अपने फेवर में कोई पॉलिसी फॉर्मेशन ना करे, सो दैट दूसरा इग्नोर्ड ना फील करे, या कल को कोई टेंस या ग्रिम सिचुएशन ना अकर हो। टू अवॉइड दिस, इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द बोथ कम्युनिटीज, कौन, फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग। और इसके अलावा मैनी पावर्स जो थी, बहुत सी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई, ताकि स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो है दैट हैज द पावर टू टेक डिसीजन अबाउट देयर स्टेट। बट
This was very much clear in the constitution that state government will not work as a subordinate to the center government. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं बनेगी ना, वो सबॉर्डिनेट बन के काम करेगी, वो अपनी स्टेट की वेलफेयर के लिए, कंट्री की वेलफेयर के लिए, ओके, अपनी कंट्री के अकोमोडेशन के अकॉर्डिंगली अपने स्टेट के लिए डिसीजन ले सकती है एंड फ्रीली, इंडिपेंडेंटली। ओके, ये तो हो गए दो। हमने द वेरी थर्ड, कंट्री की जो कैपिटल है ब्रसल, उसकी सेपरेट गवर्नमेंट होगी। ओके, जैसे हमारे इंडिया की कंट्री है दिल्ली, उसकी सेपरेट गवर्नमेंट है। ओके, सिमिलर इन द ब्रसल में भी सेपरेट गवर्नमेंट होगी और यहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। 80% हमने डिस्कस किया था, फ्रेंच जो है वो मेजॉरिटी में कैपिटल में, यू रिमेंबर? ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस विल facilitate your memorizing the, okay, facilitate you in memorizing the concept of the chapter. पूरे कंट्री में थे 59% डच स्पीकिंग, उन्होंने एग्री कर लिया कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग का सेम रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्टर सेम रहेंगे, रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा और डिसीजन जो होगा इक्वल पार्टिसिपेशन होगा कंट्री के लिए। अब कंट्री की कैपिटल ब्रसल में जो 80% फ्रेंच है, 20% डच है, वहां पे भी मान लिया गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, इक्वल मिनिस्टर होंगे दोनों के, डच के और फ्रेंच के, क्योंकि पूरे कंट्री के लिए डच ने माना और कैपिटल के लिए फ्रेंच ने मान लिया। ओके, कैपिटल में फ्रेंच थे मेजॉरिटी में, पूरे कंट्री में डच थे। ओके, सो ये मान लिया उन्होंने कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड होगा और कंट्री के फेवर में, ताकि कोई भी कम्युनिटी इग्नोर्ड ना फील करे और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो कोई मेजॉरिटी में नहीं तो अपनी क्या होगा, अपने ही जो कम्युनिटी के लिए, अपनी लैंग्वेज वालों के लिए कोई ज्यादा बेनिफिट का या डिसीजन ना ले सके। अब ये तो दो गवर्नमेंट होगी, वन इज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड इज ब्रसल फॉर द कैपिटल। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैपिटल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और ब्रसल में भी गवर्नमेंट है। अब अपार्ट फ्रॉम दीज एक थर्ड गवर्नमेंट भी थी, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज वालों के लिए थी। पूरे कंट्री में इनके कैंडिडेट इलेक्शन और अपनी अपनी कम्युनिटी, अपनी अपनी लैंग्वेज के कैंडिडेट चुनो, और वो कैंडिडेट जो थे कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहा जाता है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के कैंडिडेट जो है वो क्या करेंगे, उनके पास पावर है, दे कैन टेक डिसीजन एंड वर्क फॉर एजुकेशनल, लैंग्वेज और कल्चर। अपनी अपनी लैंग्वेज, अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी एजुकेशन, जो जो अपनी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए ये काम करे और हर कोई अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को इनकरेज करे। ओके, उनके लिए स्टेप उठाए। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ऑल्सो ओके हैव फुल फ्रीडम टू टेक पार्ट। अब ये मॉडल जो था बेल्जियम का, ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल, जो इतनी कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन थी, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, राइट्स हमेशा हो सकते थे वहां पे, बट उन्होंने इतनी समझदारी से, वाइजली दे टुक द डिसीजन एंड दिस प्रूव बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड। एक मॉडल बनके स्पेशली यूरोपियन यूनियन के सामने, और यूरोपियन यूनियन जब बनी तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर प्रेफरेंस दी ब्रसल्स को ही बनाने की। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। ओके, व्हाई? बिकॉज दे वर्क सो स्मूथली, सो एफिशिएंटली, सो कामली, एंड जो डिसीजंस लिए उन्होंने अपनी कंट्री के लिए, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था। जैसे एज वी हैव डिस्कस्ड इन द श्रीलंकन केस, उन्होंने मेजॉरिटी का अपना ही एक दबदबा, अपना ही पूरे कंट्री को क्या है, एक तबाही देखनी पड़ी, एक टेरर का इरन, जो तमिलेलम वाले थे, लिट्टे जिसको कहा जाता है, ये टेररिस्ट वर्ल्ड वाइड फेमस, और हार के फिर वही हुआ मॉडल जैसे बेल्जियम का। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक।
still you have any problem, send me your problem in comment section, and the second part of the chapter we will discuss in the next video. Up to this, I hope you understood the chapter. Still, any doubt, any problem, send me your problem. But before leaving, please subscribe and share the channel to all. That's all for today, beta. Take the screenshot of this also.